गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग। हेमा मालिनी जी मैम ने जो पत्र लिखा था वो पेपर में भी आया है दिल्ली के। बट दोस्तों सिर्फ दिल्ली के पेपर में नहीं आना चाहिए, समस्त भारत के पेपर में आना चाहिए। क्योंकि हमें ईपीएस 95 पेंशनर्स का मुद्दा मुख्य धारा में लाना है दोस्तों। और साथ ही साथ सिर्फ मुख्य धारा में तो लाना है। और ये क्यों मैं कह रहा हूं, इसके पीछे बहुत रीजन है दोस्तों। आप अगर भारत का पिछले 70 साल का इतिहास देखेंगे तो 70 साल के इतिहास में जिन मुद्दों को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था उसे समय बर्बाद किया गया, उसको बोले तो तड़का लगाया गया। जो साधारण खाने में खत्म हो सकता था उसको तड़का लगाया गया, उसे अलग से डिश बनाने की कोशिश की गई। चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहो, चाहे हिंदू मुस्लिम के मुद्दे रहने चाहिए, ऐसे कई मुद्दे, ऐसे कई मुद्दों को इतना राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई, इतना सब कुछ विशेष फोड़नी देने की कोशिश की गई और देश का समय बर्बाद किया गया दोस्तों। आज का जो मुद्दा है ये अभी पेंशनर्स ईपीएस 95 पेंशनर्स का 2014 में क्लियर हो जाना चाहिए था, जिसे यहां तक खींचते लाया गया है दोस्तों। और एक चीज मैं बोल रहा हूं आप लोगों को कि अभी आगे भी ये ऐसे ही आंदोलन होते रहेंगे। हमें देश के जनता को हर आंदोलन को जागृत करना है। अपने तरफ से देश की जनता ने आवाज उठानी है सरकार को, चाहे सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में या न्यूज चैनल पे। ठीक है, न्यूज चैनल सरकार डिसाइड करता है न्यूज चैनल पे कौन से न्यूज आने चाहिए कौन से नहीं आने चाहिए। तो दोस्तों जो न्यूज़पेपर है या सोशल मीडिया है वहां पे तो भी हमें मौका दिया गया है। देखिए क्या तारीफ करे मार्क जुगरबर्ग की, क्या तारीफ करे। उन्होंने हर आदमी को बात कहने का मौका दिया है। इससे पहले क्या होता था, या तो नेता या तो अभिनेता, इन्हीं लोगों को बात करने का मौका था। जनता के ऊपर सब डिसीजन थोपे जाते थे कि उनको क्या लगता है क्या नहीं, ये सबको एक्सेप्ट निगल लेना पड़ता था। लेकिन आज जो समय आया है, आज जो समय आया है यहाँ पे हर इंसान को बात करने का मौका मिला है। एक सोशल मीडिया ने जो प्लेटफॉर्म दिया है लोगों तक पहुंचने का। ठीक है, हमारी पहचान ज्यादा नहीं होंगी, 100 लोग पहचानते होंगे, 50 लोग पहचानते होंगे, वो 50 लोग किसी और 50 लोगों को पहचानते होंगे। ऐसे ही करके हमें एक दूसरे को जागृत करना है दोस्तों। जो गलत है उसका वहां पे विरोध होना चाहिए और वहां पे देश के अंदर न्याय दिलाने की एक ताकत निर्माण होनी चाहिए दोस्तों, एक सजगता निर्माण होनी चाहिए दोस्तों। तो आप लोगों से यही कह रहा हूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स का जो मुद्दा है, जैसे हेमा मालिनी जी मैम हेमा मालिनी जी मैम जिस तरह से अपना योगदान दे रही है, उसी तरह से और बाकी के भी लोगों ने योगदान देना है। ठीक है, सेलिब्रिटी आगे नहीं आ रहे होंगे, नेता लोग आगे नहीं, तो देश की जनता ने जागृत होना है दोस्तों। अपने रोजमर्रा के जिंदगी के मुद्दों को सामने लाना है। सरकार का काम है देश के जनता को एक ही मुद्दे पे स्टिक करना, हमारा भी काम है हमारे मुद्दों को सरकार के ऊपर सामने लाके रखने का। और सरकार को और मीडिया को उनके गलतियों का यहाँ पे उनको एहसास दिलाना जरूरी है दोस्तों। इसी तरह से लोकशाही चलनी चाहिए दोस्तों। आप लोगों से भी यही बात कह रहा हूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स का मुद्दा आज दिल्ली के पेपर में आया है, समस्त देश के पेपरों में, समस्त राज्यों के पेपरों में आना चाहिए दोस्तों। जो कोई भी आपके पहचान के लोकल मीडिया चैनल होंगे, कहीं भी हमें देश के जनता तक अपना मुद्दा लेके जाना है। और देश की जनता को यहाँ पे समझाना पड़ेगा कि जो ये मेजोरिटी सरकार है या ये टीआरपी वाली मीडिया है, इन्हें कहीं ना कहीं तो चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। इनको अपना जो रवैया है, आम आदमी के समस्याओं के प्रति जो रवैया है, इसे कहीं ना कहीं हमें बदलना पड़ेगा दोस्तों। तभी जाके लोकशाही जागृत होंगी दोस्तों। अभी जो कुछ चल रहा है ये हुकुमशाही है, दंडेलशाही चल रही है। चाहे पहले कांग्रेस पार्टी ने किया हो, चाहे अभी भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, लेकिन इससे लोकशाही को जो भी सशक्तिकरण होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया, आज हमारे को आज मैं भी लोगों तक बात अपनी पहुंचा सक रहा हूं तो मार्क जुकरबर्ग के वजह से, फेसबुक के वजह से। मेरे देश ने क्या ताकत दी है, मेरा संविधान, देश का जो संविधान है ये पूरे दुनिया के ऊपर सबसे बड़ा संविधान था। लेकिन हमारे संविधान को हमारे तक पहुंचाया नहीं गया, जिसके चलते हमारे ऊपर ये जो अन्याय, अत्याचार, ये जो शोषण हुआ है, खास करके टेक्सटाइल का। दोस्तों टेक्सटाइल के ऊपर जो शोषण हुआ है, आप लोगों को भी ये अंदाजा होना चाहिए कि किस तरह से हुआ है। मुझे नहीं पता बाकी के टेक्सटाइल में कितना पैसा मिला है लोगों को, उनको क्या तनख्वाहें दी गई है, लेकिन नांदेड़ टेक्सटाइल कॉरपोरेशन को जो तनख्वाहें दी गई, उन्हें जिस तरह से दबाने की कोशिश की गई, ये कहीं ना कहीं गलत था सरकार का। मैं कांग्रेस पार्टी से भी विनती करता हूं कि नांदेड़ टेक्सटाइल कॉरपोरेशन का जो कुछ भी हुआ है, चाहे इंटेक के द्वारा किया गया हो, चाहे चाहे टेक्सटाइल मिनिस्टर के द्वारा किया गया हो, ये सब कुछ अनजायज है, ये सब कुछ शोषण रहित है, शोषण के साथ है।
ये शोषण संयुक्त हुआ है। जो कुछ भी हुआ है, इन लोगों को अपनी वाहवाह करने का मौका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हुआ है ये शोषण है दोस्तों। यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी टेक्सटाइल्स में हुआ है ये बेहद गलत और शर्मनीय हुआ है। लोगों को, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो तनख्वाहें दी गई, उनका पुनर्वसन बिना किए गए, जिस तरह से ये माहौल किया गया, ये बेहद ही शर्मनाक माहौल है। इसका कहीं ना कहीं सरकार को भी अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए कि लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है दोस्तों। बेहद बुरा हुआ है। चाहे वो लोग इस केस को दबा दिए होंगे या दबाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन सरकार को मैं यहां पे मैं नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से, नेताओं से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इन लोगों के भविष्य को और तकलीफ मत दो, इन लोगों के साथ न्याय करो और देश में एक लोकशाही का वातावरण जो पूरी तरह से खत्म हुआ है, उस वातावरण को फिर से सुजलाम सुफलाम होने का मौका दीजिए दोस्तों। ऐसे ही कई केसेस निकलेंगे आगे चल के, बेरोजगारों का निकलेगा, नौकरियों का निकलेगा, आरक्षण का निकलेगा। आरक्षण की बात निकली है दोस्तों कि रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें आरक्षण बंद करने की, जो लोगों को आरक्षण सपोर्टर है, मैं तो आरक्षण विरोधक हूं दोस्तों। क्योंकि मेरे पिताजी इतना मेंटली डिसेबल रहते समय भी उनको कोई आरक्षण नहीं मिला। उन्हें जो उनको पूरी जिंदगी उनको जिल्लतों के साथ गुजारनी पड़ी और अपने बच्चों को वैसे ही ढकेलते यहां तक लाना पड़ा। मेरे पिता को कोई आरक्षण नहीं मिला है, कभी नहीं मिला मेरे पिता को। मेंटल डिसेबल होने के बावजूद भी कोई आरक्षण नहीं मिला। उलट उनके ऊपर कानून थोपे गए कि उन्होंने ऐसी मेहनत करनी चाहिए, वैसी मेहनत करनी चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन उनको कोई कोई सपोर्ट नहीं मिला है दोस्तों। उनके पीछे कोई आदमी खड़ा नहीं था और कभी खड़ा नहीं था। उन्होंने किस तरह से जिल्लतों से जिंदगी गुजारी है यह मेरी आत्मा जानती है। सिर्फ मेरे पिता है बोलकर नहीं कह रहा हूं मैं, उनका जो देखा है वही बात कह रहा हूं। ठीक है, ऐसे कितने भगवान सिंह समाज में अंदर ही अंदर घुटते जिए होंगे, किसी के खिलाफ आवाज उठाने की उनके अंदर ताकत नहीं हुई होंगी। वो अपने ही अंदर घुटते रहे और अपने जीवन को इस तरह से व्यतीत किया। परिवार ने साथ छोड़ा, समाज ने साथ छोड़ा, जहां नौकरी करते थे वो लोगों ने साथ छोड़ा। ये सही नहीं है, जो हुआ है वो सही नहीं है। इसका पुरजोर विरोध है। इसको यहां पे न्याय देके इस विषय को लोकशाही में कन्वर्ट करना चाहिए। लोकशाही की ताकत को सशक्त करना चाहिए दोस्तों। लोकशाही को एक सशक्तिकरण देना चाहिए हम लोगों ने। आज बहुमत की सरकार है, ठीक है, टेक्सटाइल का मुद्दा उनको बड़ा नहीं लगता है, लेकिन हमको लगता है बड़ा मुद्दा। जनता को मुद्दा बड़ा लगता है। जनता को आप डिवाइड करते हो। आपने यहां पे भी ऐसे ही किया। आपने इंटेक का यूज करके लोगों को कभी भी एक होने ही नहीं दिया, ताकि लोग अपने आवाज, अपने हकों के प्रति लड़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपने कभी, कांग्रेस पार्टी से कह रहा हूं मैं, साफ करके कांग्रेस पार्टी से कह रहा हूं कि आपने इंटेक को एक मोहरा बोल के यूज किया और लोगों का जो भविष्य को अंधकार में ढकेलने की कोशिश की। ये गलत है। राहुल गांधी जी से भी मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी सर, अभी तो भी आप हम लोगों के साथ खड़े हो जाइए। हमें न्याय दिलाने के लिए आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए राहुल सर। मुझे पता है आप 2004 से एक्टिव है, उससे पहले आप एक्टिव नहीं थे राहुल सर, मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके नाम से बिल फाड़ रहा हूं, नहीं। लेकिन 1974 में इंदिरा गांधी जी के अध्यक्षता में सेंट्रलाइजेशन इस प्रॉपर्टी का हुआ था या नहीं हुआ था? आप मेरे को बोलिए सर। वो सब छोड़ दीजिए, मील का क्या नुकसान हुआ है, लेकिन कर्मचारी कहां जाएगा सर? करप्शन होते हैं, लोग मैटरा दबा देते हैं, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? उसके जीवन के साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी मेहनत की कमाई उससे जो रोकी गई है, वो कहां आवाज उठाएगा सर? आप मेरे को बोलिए कि मैं किस तरह से युद्ध लड़ूं, किस तरह से अपने न्याय के प्रति लड़ूं। आज जो न्याय कमेटी हम गरीबों के लिए लड़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी जो मेजॉरिटी में, वो उनकी आवाज को उतना सीरियसली नहीं ले रही है। सिर्फ और सिर्फ हेमा मालिनी जी मैम ने इस मुद्दे को संवेदनशीलता से सुना, क्योंकि वो भी एक लेडी है, एक पत्नी है, एक मां है और एक नेता है, एक सजग नागरिक है। उसके चलते उन्होंने जितना भी समय हम लोगों को दिया है वो काबिले तारीफ है। और बाकी के भी नेताओं ने हेमा मालिनी जी मैम की तरफ से एक बात सीखनी चाहिए कि आम आदमी के समस्याओं को नजरअंदाज करके नहीं चलेगा, उनको आवाज देनी पड़ेगी, उनके आवाज को सुनना पड़ेगा और उन्हें अपने एक लोक प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें अपनी उस कमजोर तबके को अपनी ताकत प्रदान करनी पड़ेगी। आज जो हेमा मालिनी जी मैम ने हमें जो ताकत प्रदान की है वो काबिले तारीफ ताकत है।
मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं और हेमा मालिनी जी मैम को कहना चाहता हूं कि जब तक हम लोगों को, हम ईपीएस 95 पेंशनर्स को जब तक न्याय नहीं मिलता मैम, आप तब तक ना रुके, आप तब तक ना रुके, हम लोगों को न्याय दिलाए और उसके बाद ही आप रुकना चाहिए मैम। हम पेंशनर्स के साथ बहुत बुरा रवैया हुआ है मैम, बहुत बुरा रवैया हुआ है। पिछले पिछले 16 सालों से हम 1,000 रुपए पेंशन ले रहे हैं मैम, लेकिन हमारे लिए किसी ने भी आवाज नहीं उठाई मैम। नैक कमेटी पिछले 6-7 सालों से जो संघर्ष कर रही है, इसकी तारीफ होनी चाहिए, इसे पूरा मान सम्मान देना चाहिए और सरकार के तरफ से नहीं, पूरे दुनिया की तरफ से ये बुजुर्ग पेंशनर्स को सम्मानित किया जाना चाहिए कि इन्होंने खुद के लिए तो लड़ा है, औरों के लिए भी ये लड़े हैं, तो इनका पूरा मान होना चाहिए। और पूरे दुनिया में ये ईपीएस 95 पेंशनर्स का ये जो नैक कमेटी ने जो मुद्दा उठाया है और इन्हें न्याय दिलाने के लिए जो अपनी ताकत से, जितनी भी ताकत बनती थी उस ताकत से ये जो लड़े हैं, संविधान के भाषा में सत्य और अहिंसा के मार्ग पे जो युद्ध इन लोगों ने लड़ा है, वो काबिले तारीफ है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए और इसे पूरी तरह से सामने लाना चाहिए, इसे मुख्य धारा में लाना चाहिए मैम। और मैं देश के जनता से भी आह्वान करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी आह्वान करता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि वो ये नैक कमेटी को अपनी ताकत प्रदान करे, क्योंकि वो भी समाज का हिस्सा है। आप इलेक्शन के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कीजिए, आप इलेक्शन के टाइम पे कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कीजिए, लेकिन आज आज जो जनता को जरूरत है, तो आप कार्यकर्ताओं की ताकत नेताओं को जाने की जगह इस पेंशनर्स को जानी चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो भी समाज का हिस्सा है और आज वो गुहार लगा रहे हैं कि ये मुख्य धारा में न्यूज लाने के लिए आप अपना पूरा योगदान दीजिए, आप अपना पूरा योगदान दीजिए। और जितना कोरोना का न्यूज चल रहा है टीवी पे, उतना ही ईपीएस 95 पेंशनर्स का न्यूज चलना चाहिए, उतना ही नैक कमेटी को मीडिया में कवरेज मिलना चाहिए। हर जगह सिर्फ और सिर्फ ईपीएस 95 पेंशनर्स, नैक कमेटी आना चाहिए दोस्तों। कोरोना को थोड़ा बाजू में रखो और नैक कमेटी को और ईपीएस 95 पेंशनर्स के न्याय को आपको मुख्य धारा में लाना है दोस्तों। ये ताकत आप हमें प्रदान कीजिए। मैं देश के जनता से कह रहा हूं, आप रास्ते पे मत आइए, लेकिन घर से सरकार को मजबूर कर दीजिए कि कोरोना का विषय कुछ दिनों के लिए बाजू में रखा जाएगा और ये पेंशनर्स का मुद्दा सामने लाया जाएगा। ये आपको करना है। कई लोगों को सरकार ने खड़ा किया है कि कोरोना के न्यूज डालने के लिए। मैं उन तमाम लोगों को खदेड़ देता हूं, मैं उन तमाम लोगों को साइड में ढकेल देता हूं और सिर्फ ईपीएस 95 पेंशनर्स और उनके न्याय के प्रति देश के जनता को रिक्वेस्ट करता हूं कि 4 लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के न्यूज फैला रहे हैं, कोरोना के न्यूज फैला रहे हैं, तो 4 लोग ईपीएस 95 पेंशनर, सिर्फ और सिर्फ ईपीएस 95 पेंशनर्स का मुद्दा मुख्य धारा में लाने के लिए हमें मदद कीजिए दोस्तों। इसी तरह से लोकशाही चलेगी, क्योंकि जनता डिसाइड करेंगी, सरकार या बड़े लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि मुद्दे क्या चलने चाहिए देश में। कई एजुकेटेड लोगों को कोरोना के न्यूज फैलाने के लिए सरकार ने पैसे दिए हैं या अपनी ताकत प्रदान की है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो दिन रात कोरोना के जो न्यूज़ेस डालते रहते हैं, उन लोगों को थोड़ा साइड में रख के बाकी के जनता ने सामने आना है और ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्याय दिलाना है दोस्तों। उनकी ताकत बनना है आपको, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लोगों की ताकत बनना है और लोकशाही को आपको सशक्त करना है। लोकशाही को आपको दिखा देना है कि सरकार नहीं तो जनता डिसाइड करती है कि अगर एक आधा मुद्दा बदलना है तो जनता किस तरह से बदल सकती है। आज सिर्फ दिल्ली के न्यूज़पेपर में आया है, अभी तक सरकार की तरफ से इतने लेटर्स लिखे गए, पीएमओ ऑफिस को इतने लेटर्स लिखे गए, लेकिन पीएमओ ऑफिस से अभी तक कोई इंटीमेशन आया नहीं है। जितेंद्र सिंह, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो पीएमओ के जो मुख्य वहां के अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी, जनता के समस्याओं का निवारण करने के लिए पीएम ऑफिस को जो जनता अपनी समस्याएं प्रदान करती है, पहुंचाती है, तो अभी तक जितेंद्र सिंह जी से या लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार जी से कोई न्यूज नहीं आई है। और ये जिम्मेदार लोग होते, ये नेता जो होते जिम्मेदार होते, तो देखिए दोस्तों कि जनता के समस्याओं को, इनको कितनी समस्या इनको गंभीरता से ले रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कि लोक प्रतिनिधि कौन होता है। हेमा मालिनी जी मैम ने जिस तरह से कोशिश की है, मैं मैम से वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप तभी दम लीजिए, आप तभी रुकिए मैम जब हमारे साथ पूरा न्याय हो जाएगा मैम, तब तक आप रुकिए मत। और आपको पूरी ताकत प्रदान करेंगे द्वारकाधीश। आप मथुरा की सांसद हो, भूल जाइए लोकशाही, भूल जाइए 2 मिनट के लिए सब कुछ। आप जिस नगरी की सांसद हो वो द्वारकाधीश की नगरी है। द्वारकाधीश, आपको पता है कि महाभारत के जो
वहां के ये थे, तो उन्होंने भी अपने आप को सपोर्ट ये नहीं किया है। तो उन्होंने जनता की बातें, आपको समझना चाहिए मैम कि आप द्वारका से, आप हो मथुरा से, और द्वारकाधीश ने वहां पे जो कानून लागू किया है, आपको वो ताकत प्रदान की गई है मैम। आप हमें न्याय दिला दीजिए, पेंशनर्स को न्याय दिलाने को ताकत आपको द्वारकाधीश प्रदान करेंगे मैम। आप और सांसद को लीजिए, आप किरण खेर मैम को लीजिए, आप जया बच्चन मैम को लीजिए, आप और जो कोई भी है, सनी देओल जी को लीजिए, और कोई भी लोग आपके साथ आएंगे, उन तमाम लोगों को, जावेद अख्तर जी से मदद लीजिए, सलीम खान सर से। लेकिन सरकार को आप दिन रात मजबूर कर दीजिए कि कोरोना की न्यूज बाजू में जाएंगी और ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूज मुख्य धारा में आनी चाहिए, और यहां पे न्याय होना चाहिए मैम पेंशनर्स के साथ। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कह रहा हूं, और नैक कमिटी को पूरी ताकत प्रदान करनी चाहिए देश की जनता ने। तो देश के जनता को मैं क्या कह रहा हूं, आप पोस्टिंग कीजिए, फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग कीजिए, ट्विटर के ऊपर, आपका कोई लेना देना भी नहीं होगा, तो भी आप ईपीएस 95 पेंशनर्स नैक कमिटी के न्यूज जो होते हैं वो आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते जाइए। पूरी तरह से हमें माहौल बनाना है, ईपीएस 95 पेंशनर्स का माहौल बनाना है दोस्तों। हमें आप लोगों से हम ताकत मांग रहे, हम देश की जनता से रिक्वेस्ट कर रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डेट पे डेट देता था। सरकार पिछले 6 सालों से आराम से जिंदगी गुजार रही है, पेंशनरों की तरफ धूम के भी नहीं देखती है। आप देश की जनता ने हमारे लिए सामने आना है, हमें ताकत प्रदान करनी है देश की जनता ने, और हर जगह ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूज आनी चाहिए दोस्तों। हर न्यूज चैनल पे, न्यूज चैनल अभी टाइम लगेगा, लेकिन न्यूज पेपर में तो रोज आ सकती है न्यूज, पेंशनर्स के प्रति रोज न्यूज आ सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमें सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों। तो कम से कम ये जो नेता लोग रहते हैं, ये लोग क्या पढ़ते हैं, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में न्यूज़ डालिए, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हिंदी न्यूज़पेपर में डालिए, मराठी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मराठी न्यूज़पेपर में डालिए, लेकिन पेपर में हर तरफ ईपीएस 95 पेंशनर्स का मुद्दा आना चाहिए दोस्तों। ये चाहकर भी उस मुद्दे को अवॉइड नहीं कर सकना, इतनी ताकत आप लोग हमें प्रदान करिए दोस्तों। मैं देश के जनता से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और पेंशनर्स ने भी, और पेंशनर्स और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी सरकार को बाजू में रखना है, अपने रोजमर्रा के जिंदगी की तरफ ध्यान देना है। अब ये ड्रामा ज्यादा दिन नहीं चलेगा दोस्तों, कितने दिन ये ड्रामा चलाएंगे। डब्ल्यूएचओ साफ कह रही है कि कोरोना जिंदगी भर रहने वाला है, तो सरकार तो अभी अपना मनमुटाव आराम से बन रहा है, चल रहा है, जिंदगी गुजारे वैसे जिंदगी गुजार रहे, ऐसे कैसे चलेगा। देश की जनता यहां पे त्रस्त है और सरकार वहां पे मस्त है, ये सही नहीं है। आप मेजोरिटी में है, मान्य है, आप मेजोरिटी में, आपको 5 साल का रिचार्ज मिला है, मान्य है, लेकिन आप भी जनता की संवेदनशीलता, जनता के दर्द को समझने की कोशिश करिए, और देश में मुद्दे जनता डिसाइड करेंगी। हर बार सरकार, पिछले 70 साल से सरकार या बड़े लोग ही डिसाइड कर रहे हैं मुद्दे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता दोस्तों। अभी आपको रोजमर्रा की जिंदगी शुरू करनी है, जीवन को ऐसा समय दीजिए कि दिवाली आ चुकी है। ये कोरोना ने हमारे जीवन में एक दिवाली लाई है। दिवाली के पहले हम जैसे क्लीनिंग करते हैं, हम अपने घर की, दुकानों की, ऑफिसेस की जो क्लीनिंग करते हैं दिवाली के टाइम पे, दशहरे के टाइम पे, वैसे ही कोरोना ने माहौल लाया था। हमें हमारा घर, हमारे अंदर की आत्मा को धोने का मौका मिला था। सबने अपने अंतर आत्मा को धो लिया होगा, मैं आशा करता हूं कि सबकी आत्मा धोई गई है, और आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी, अपने जीवन को और अपने देश की प्रगति, अपने देश का जीडीपी कैसा बढ़ाना है, अपने देश को कैसे सशक्त करना है, अपने देश की लोकशाही कैसे सशक्त करनी है, देश में से करप्शन कैसे बंद करना है, और देश के बच्चों को कैसा अच्छा भविष्य देना है, और ज्येष्ठ नागरिकों को किस तरह से सम्मानित करना है। अब इसी के ऊपर हमारे देश के जनता का अब ध्यान रहना चाहिए। अब कोरोना को आपको बाजू में रखना है, अपने जीवन को आगे व्यतीत करना है। मुख्य धारा की न्यूज में हमारे रोजमर्रा के जिंदगी के न्यूज आने चाहिए, क्योंकि सरकार मस्त है, जनता त्रस्त है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पेंशनर्स को अपनी ताकत प्रदान कीजिए, और सरकार को हमें न्याय दिलाने के लिए आप उनको वहां पे जागृत कीजिए। जो सरकार सो चुकी है, जो मेजोरिटी की सरकार सो चुकी है,
अभी उन्हीं के लोग तैयार हो रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कुछ दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी छोड़ के हम ईपीएस 95 पेंशनर्स को अपनी ताकत प्रदान करें, देश के जनता को अपनी ताकत प्रदान करें। बाद में तो आपको सतरंजियां उठाने ही है, भारतीय जनता पार्टी को बाद में सतरंजियां, कार्यकर्ताओं को बाद में सतरंजियां उठाने ही है, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको बाद में सतरंजियां उठाने ही है। लेकिन आप एक बार जनता का साथ देके तो देखिए, आप ईपीएस 95 पेंशनर्स का साथ देके तो देखिए कि आपको भी रेस्पेक्ट मिलती है या नहीं मिलती है। आपको बाद में सतरंजियां उठाना ही है, इलेक्शन आएंगे, आपको सतरंजियां उठाने हैं, आपको बैनर पे आपके फोटो चमकाने का मौका मिलेगा, और फिर बाद में आपकी सरकार चुन के आएंगी, आपके नेता चुन के आएंगे, और जब आपके नगरी में प्रोग्राम होगा, आपको सतरंजा उठाने को, पानी के बोतलें लाने को और नेताओं को आगे पीछे करने को आपको मौका प्रदान किया जाएगा दोस्तों। लेकिन कभी तो भी आप देश के जनता को अपनी ताकत प्रदान कीजिए, ये ईपीएस 95 पेंशनर्स को आप अपनी ताकत प्रदान कीजिए, इस मुद्दे को और ज्वलंत कीजिए और जल्द से जल्द इन पेंशनर्स को और इस देश के लोकशाही को जिताने का काम कीजिए दोस्तों। देश के जनता को यहां पे आपकी जरूरत है, ये बूढ़े बुजुर्ग पेंशनर्स को, इस कमजोर तबके को आपकी जरूरत है दोस्तों। आप सामने आइए और देश के जनता को न्याय दिलाइए दोस्तों, यही बात कह रहा हूं। जैसे हेमा मालिनी जी मैम अपनी कोशिश कर रही है, उसी तरह से आपको कोशिश करना है। आप अपने तरफ से क्या कर सकते हो, आपका कोई भी लेना देना नहीं है ईपीएस 95 पेंशनर से, लेकिन संवेदनशीलता, लोकशाही या मानवता के नाते वो अपने ही देश के हिस्सा है, वो जो पेंशनर्स है अपने ही देश के हिस्सा है, उन्होंने इस देश के अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया है, इस देश के जीडीपी में अपने जीवन के 30 साल 35 साल अपने परिवार के अपने तकलीफों को नजरअंदाज करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया है वहां पे दोस्तों। और उनको आज आपको ताकत प्रदान करनी है। आपको आज जीडीपी का हिस्सा सरकार जो अपने प्रॉफिट का हिस्सा सोचती है, आज आपको देश के जनता के प्रॉफिट का हिस्सा सोचना है दोस्तों। आपको उन्हें ताकत प्रदान करनी है। मैं देश के जनता से रिक्वेस्ट करता हूं, आप फेसबुक पे हो, आप पेंशनर्स की न्यूज पोस्ट कीजिए, आप इंस्टाग्राम पे हो, पेंशनर्स की न्यूज पोस्ट कीजिए, आप ट्विटर पे हो, फेसबुक की न्यूज, ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूज पोस्ट कीजिए, आप पेपर, आप राइटर हो, आप आर्टिकल्स लिखिए, आप न्यूज़पेपर में हो, आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखिए, आप जहां कहीं भी हो, जो कुछ भी हो, आप पेंशनर्स के प्रति आप अपना योगदान दीजिए। मैं देश के जनता को रिक्वेस्ट करता हूं, 125 करोड़ जनता में से कम 5 से 6 करोड़ लोग तो भी हमारे साथ खड़े होने चाहिए दोस्तों। हम 65 लाख पेंशनर्स के साथ आप 5 करोड़ भी अगर जनता खड़ी हो जाती है तो यहां पे एक सशक्तिकरण होगा, एक लोकशाही का सशक्तिकरण होगा, और मेजॉरिटी सरकार को अपने गलतियों का एहसास होगा, मीडिया को अपने गलतियों का एहसास होगा, विपक्ष पार्टियों को अपने गलतियों का एहसास होगा कि वो जनता के लिए नहीं तो अपने लिए काम कर रहे थे, अभी उन्हें जनता के लिए काम करने का मौका मिला है। आप अपने मुद्दों को बाजू में रखिए, जनता के मुद्दों को सामने रखिए, क्योंकि उनका जीवन जिस तकलीफों से गुजरा है आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप उसे छुपा नहीं सकते। आपको उसे मीडिया कवरेज देना चाहिए था, आपने उन्हें न्याय करना चाहिए था। जिस मुद्दों को आपने सदियों से पेंडिंग रखा है, उस मुद्दों को आपको अब छुपाने का और मौका नहीं है। कहीं ना कहीं देश की जनता आपको यह सवाल पूछेगी कि आपने ये मुद्दों को दबाने की कोशिश क्यों की, ये पेंशनरों का मुद्दा क्यों छुपाया गया। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग किस तरह से हमें ताकत प्रदान कर सकते हैं, आप हमें ताकत प्रदान कीजिए। देश की जनता से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों। पीएमओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पीएमओ को हम इतने लेटर्स लिखते हैं, पीएमओ को हम इतना पेपर में लिखते हैं, पीएमओ ऑफिस से अभी तक क्यों भी जिम्मेदारी का क्यों ये नहीं है, पीएमओ ऑफिस से अभी तक क्यों परिपत्रक नहीं आ रहा है, पेंशनर्स को कुछ रिव्यू क्यों नहीं आ रहे पीएमओ ऑफिस से। पीएमओ ऑफिस क्या गैर जिम्मेदार है? और अगर ऐसा ऑफिस होगा, अगर जितेंद्र सिंह सर ऐसे नजरअंदाज करेंगे या लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार जी इतने बड़े आंदोलन को नजरअंदाज करेंगे तो देश की सरकार कैसे चल रही है, आप मेरे को बताइए सर। मैं संतोष गंगवार जी से पूछता हूं, मैं जितेंद्र सिंह सर से पूछता हूं कि आप किस तरह से पीएमओ ऑफिस चलाते हैं सर, मेरे को आप बताइए सर। कितने दिनों से लोग आपको लिख रहे हैं, सिर्फ लोग ही आपको लिख रहे हैं, आप तो लोगों के लिए कुछ लिख नहीं रहे हो, रिटर्न में आप कुछ। मैं खुद पर्सनल 3 लेटर भेजा हूं दोस्तों, मैंने स्पीड पोस्ट किए थे 3 लेटर पीएमओ ऑफिस को, अभी तक मेरे को कोई रिटर्न में जानकारी नहीं आई है, पीएमओ ऑफिस से कोई रिटर्न मैसेज नहीं आया है मेरे को दोस्तों। किस तरह से पीएमओ ऑफिस चलाया जा रहा है? क्या मेजोरिटी की सरकार रहे बाद ऐसे ही चलेगा? ये अच्छी बात नहीं है मोदी जी, आपसे बहुत
मोदी जी आपसे बहुत उम्मीद थी, लोकशाही को आप सशक्त करेंगे, इसके लिए मेरे को आपसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन आप ऐसे मुद्दों को प्रायोरिटी नहीं देते हो, इसलिए मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। गरीब जनता के मुद्दों को आप प्रायोरिटी नहीं देते हो, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है मोदी जी। आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जो काम कांग्रेस पार्टी ने किया वही काम आप भी कर रहे हो सर। अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से आप गरीब पेंशनर्स का मुद्दा सीरियसली नहीं ले रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है मोदी जी। ठीक है दोस्तों, अपना विषय खत्म करता हूं और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ईपीएस 95 पेंशनर्स को अपनी ताकत प्रदान करें। देश के 125 करोड़ लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट करता हूं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट करता हूं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट करता हूं, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट करता हूं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट करता हूं, वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट करता हूं, उसके बाद में शिवसेना के कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कुछ दिन के लिए शतरंजिया उठाना रुका दीजिए, अपने नेताओं से बात करना रुका दीजिए और ईपीएस 95 पेंशनर्स को अपनी ताकत प्रदान कीजिए, क्योंकि हमको यह मुद्दा मुख्य धारा में लाना है। हमें सरकार को अपनी गलतियों का एहसास करवाना है और जल्द से जल्द इन पेंशनर्स को न्याय दिलाना है। दोस्तों, आपको बाद में शतरंजिया उठाने का मौका मिलेगा, आपके नेताओं के साथ फोटो खींचने का मौका मिलेगा, आपको बैनरों पे फोटो डालने का मौका मिलेगा दोस्तों, लेकिन आज तो भी आप ऑफ इलेक्शन तो भी आप देश के जनता को मौका दीजिए, आप उनके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए, आप उन्हें न्याय दिलाने के लिए अपनी ताकत प्रदान कीजिए, अपने वोट आपको आपकी जो आपके वजह से जो लोकशाही खड़ी हुई है, आप कहीं ना कहीं उसे एहसास दिलवाइए कि जनता ने लोकशाही बनाई है, नेताओं ने लोकशाही नहीं बनाई है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं देश के जनता से रिक्वेस्ट करता हूं, कार्यकर्ताओं से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ताकत अपनी ईपीएस 95 पेंशनर्स को आप अपनी ताकत प्रदान कीजिए। दोस्तों, आप आप कुछ भी कीजिए, देश की जनता कुछ भी, मुझे पता है देश की जनता कुछ भी कर सकती है, ताकत है देश के जनता के पास। कुछ पोस्ट है दोस्तों, मैं अपने पोस्ट पढ़ लेता हूं और उसके बाद अपना विषय बंद करता हूं दोस्तों। अपने अपने हक के लिए आपको लड़ना जरूर चाहिए, चाहे आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो। दोस्तों, हक बोले तो क्या है, मेहनत की कमाई है दोस्तों। क्या क्या नहीं गया जीवन में, क्या नहीं गया। मेरे पिता को तो मैंने देखा है, क्या नहीं गया। कभी कभी लगता है मैं उनका दोस्त बन के पैदा होता तो बहुत अच्छा होता था। ऐसे कितने भगवान सिंह देश में घूम रहे होंगे जिनको मेंटल तकलीफ है, फिर भी वो मेंटल तकलीफ होने के बावजूद भी अपने परिवार का गुजरान करने के लिए लोगों ने कहा कि मेहनत करना पड़ता है, मशक्कत करना पड़ता है, तो उन्हें बताया गया कि मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, तो उन्होंने मेहनत मशक्कत के लिए इस मील को ज्वाइन किया था, नौकरी ज्वाइन की थी। केंद्र सरकार की मील थी दोस्तों, केंद्र सरकार की मील होने के बावजूद उन्हें टुटपुंजी तनख्वाह दी गई, उन्हें इतनी कम तनख्वाह दी गई कि उनका खुद का गुजारा नहीं हो सकता था, वो अपने बच्चों का गुजारा कैसे कर सकते थे दोस्तों। तो हमें बात बात पे बताया गया कि तुम्हें घर दिए गए, इतना किराया तुम बाहर भरते तो कैसा चलता था, ताकि तुम तनख्वाह मांगने नहीं चाहिए, ताकि तुम अपने केंद्र सरकार की तनख्वाह मांगने नहीं चाहिए, इसलिए ऐसे ढोस दिए गए और हमारे जैसे गरीब पेंशनर लोगों को दबाते गया, दबाते गए और हमारे 2 पीढ़ियों को यहां तक ढकेलते लाया गया। दोस्तों, रोना आता है दोस्तों, रोना आता है, बहुत रोना आता है, आत्मा रोती है, दिमाग नहीं रो रहा है, आत्मा रो रही है। अपने हक के लिए आपको लड़ना जरूर चाहिए, चाहे आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो। हक क्या है दोस्तों, 2 पीढ़ियों का तकलीफ है। बाप दादाओं की जायदाद नहीं मिली, मेहनत के तनख्वाह को रुकाया गया, रिटायरमेंट होने के बाद में महंगाई सबके लिए बढ़ाई गई, लेकिन ये पेंशनर्स को रुका दिया गया। सबकी सबकी तनख्वाह, छठा वेतन लागू, सातवां वेतन लागू, केंद्र सरकार के पेंशनर को छठा वेतन लागू, सातवां वेतन लागू। देश में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें 2-2 पेंशन मिल रहे हैं। देश में ऐसे कई लोग हैं, माननीय लोग हैं जिन्हें 2-2 पेंशन मिलते। किस हक पे आप 2-2 पेंशन लेके देश को डुबा रहे हो। जो लोग 2-2 पेंशन ले रहे हैं वो देश को डुबा रहे हैं। यहां एक एक पेंशन मेहनत की दी नहीं जा रही है, महंगाई के हिसाब से दी नहीं जा रही है, लोग 2-2 पेंशन ले रहे हैं। शर्म नहीं आती देश को डुबाने को आप लोगों को।
सच सच बताओ, कितने लोगों को दो दो पेंशन है? किसी भी पोस्ट पे रहने दो, सर्वोच्च पोस्ट पे रहने दो, आमदार रहने दो, मंत्री रहने दो, खासदार रहने दो दो पेंशन कैसे ले सकते हो? आप देश को डुबा रहे हो। इस देश के साथ छल कपट हो रहा है दो दो पेंशन लेके आप लोगों के द्वारा। यहां हमारे को मेहनत की एक पेंशन नहीं मिल रही है। यहां हमारे को मेहनत की एक पेंशन नहीं मिल रही है ईपीएस 95 पेंशनर्स को, और आप लोग दो दो पेंशन कैसे ले सकते हो? और देश का कानून आपको दो दो पेंशन कैसे दे सकता है? आप कोई भी पोस्ट पे रहने दो जी, आप दुनिया के किसी भी सर्वोच्च पोस्ट पे रहने दो, आपको दो दो पेंशन लेने का अधिकार किसने दिया? बहुत नीच काम हुआ है इस देश में। किसी को पूरा पूरा बटोर दिया जाता है, किसी को पूरा दिल खोल के दिया जाता है, और किसी के खून खून ही नहीं, उसके हड्डियां चूस लिए जाते हैं, हड्डियां चबाना बाकी रह गया है। इस प्रशासन के द्वारा हमारे हड्डियां चूस के नहीं, हमारे हड्डियां दांतों से फोड़ के खाने का बाकी रह गया है। एक को दो दो पेंशन देते हो, तीन तीन पेंशन देते हो, करोड़ों, और एक के मेहनत की तनख्वाह रोक के रखते हो, जिंदगी भर उसको जिल्लतों की जिंदगी देते हो, और फिर रिटायर होने के बाद में भी उसको मेहनत की महंगाई के हिसाब से पेंशन नहीं दे सकते। आप लोगों के कानून को शर्म है? ये संविधान बाबा साहेब अंबेडकर जी ने नहीं बनाया था। शोषण के खिलाफ थे बाबा साहेब अंबेडकर, शोषण के खिलाफ थे महात्मा गांधी। जिस महात्मा गांधी को आप जयंती को सेलिब्रेट करने जाते हो, हार डालते हो, उनके कोट पढ़ के बताते हो, उनके पोस्ट पढ़ के बताते हो। मैं कांग्रेस पार्टी को एक कोट पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी यहां पे जवाब दे सकती है? किसी को दो पेंशन दे रहे हो, किस तरह से दो? कौन सा कौन से दुनिया का कानून है दो पेंशन देने का? बताइए दोस्तों मेरे को। ठीक है, पति पति पत्नी नौकरी के ऊपर होंगे, दो पेंशन ठीक है, लेकिन एक ही आदमी को दो पेंशन, ये मुद्दा, ये कितने सालों से खून चूसा जा रहा है इस देश का। साला कोर्ट नहीं मिल रहा है रे। मैं मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं, एक ही इंसान, जो भी एक इंसान को दो पेंशन मिल रहे हैं, वो एक पेंशन बंद होनी चाहिए। अगर अगर एक एक इंसान है, उसको दो पेंशन, उसी इंसान के नाम से दो पेंशन कैसे दे सकते हो आप? उसी इंसान के नाम पे दो पेंशन कैसे मिल सकती है? दो जन नौकरियां की है क्या? पति पत्नी ने नौकरी की वाली है, तब आप दो पेंशन दे रहे हो क्या? वो एक्सेप्टेड है। पति नौकरी पे है, पत्नी नौकरी पे है, दोनों रिटायर हुए, 35 साल 30 साल नौकरी की है, उनको पेंशन दे रहे हो, एक्सेप्टेड है। पति मर गया, पत्नी के नाम पे पति की पेंशन ट्रांसफर हो गई, खुद पत्नी की पेंशन है, वो भी एक्सेप्टेड है। पत्नी मर गई, पति के नाम पे पेंशन है, पत्नी के नाम पे पेंशन है, वो पति को दोनों भी पेंशन दे रहे हो, वो एक्सेप्टेड है। लेकिन एक ही इंसान को दो पेंशन कैसे मिल सकते हैं दोस्तों?
अरे यार, ठीक है, वो कोट नहीं मिल रहा है। उसमें प्रिंसिपल की, महात्मा गांधी जी ने आदमी के प्रिंसिपल की बात कही थी कि मेहनत के बिना धन, और दूसरी चीज उन्होंने कही थी कि प्रिंसिपल, विदाउट प्रिंसिपल पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। क्या मेहनत के बिना धन की बात ये कांग्रेस पार्टी कर सकती है? ये सही नहीं है। पागलों को और पागल बनाने का, ये सारी चीजें करने का, खाली एक को ये बातें करने का, दूसरे को फिर से इजी कर देने का, ये सही नहीं है दोस्तों। दिस इज एब्सोल्युटली इनबैलेंस। ठीक है, वो पोस्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं मोदी जी से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए, किसी इंसान को दो दो पेंशन देते हो, तीन तीन पेंशन देते हो, नेताओं को, आमदार खासदारों को कितने पेंशन देते हो, और गरीब अपने अपने हक की कमाई मांग रहा है तो आपको इतना समय लग रहा है, इतने नाटक चल रहे हैं, इतना बड़ा प्रोसेस है आपका पेंशन देने का लोगों को। व्हाट्स द यूज? गरीबों को किस तरह का प्रोसेस है? गरीबों को प्रोसेस ऐसा है, और नेताओं को प्रोसेस डायरेक्ट मुंह में। नेताओं को बोलते क्या तेरे को पेंशन चाहिए, हाँ ये ले तेरे मुंह में पेंशन। और गरीब पेंशन मांगता है तो देखना पड़ेगा इतने आसानी से होता है क्या काम? ये क्या है? ये क्या है? ये क्यों ये सोसाइटी में इंबैलेंसेस आ गए? क्या चल रहा है इस देश में? क्या चल रहा है? एक आदमी अपनी कमाई हुई एक रोटी में से पाव रोटी भी मांगता है तो भी नहीं दी जाती है। पहले तो पूरी जिंदगी उसका खून चूसा गया, और फिर आखिरी में भी यही उसके जीवन को। यहां पे ये प्रोसेस क्या है? ये आप लोगों का घटिया प्रोसेस है, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रोसेस। बेचारे गरीब लोगों ने देश में ईमानदारी से जीना खत्म हो गया है। मत उम्मीद करो फिर देश के जनता को लोकशाही सशक्त करेंगे, फिर 15 अगस्त को जो भाषण देते हो, मैं नहीं होना, मत कीजिए भाषण मोदी जी, बिल्कुल 15 अगस्त को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मत कीजिए। अगर आप लोकशाही की जीत नहीं कर सकते तो आप भाषण भी मत कीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है आपका भाषण। 65 लाख परिवार तो सुनने नहीं वाले। किस तरह से लोकशाही चला रहे हो आप? मेजोरिटी सरकार है। पहले 2014-13 में आपके प्रकाश जावड़ेकर जी ने हमसे कहा था कि तुम लोगों के साथ अन्याय हुआ है। जैसे ही 2014 में आपको हमारी सरकार आती है तो विद इन 3 महीने 90 दिन के अंदर हम आपको जस्टिस करेंगे, ये प्रकाश जावड़ेकर जी ने जो कहा था, कहां गए वो 3 महीने? 7 साल हो रहे, अभी भी आपको प्रोसेस 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 ही चल रहा है। क्यों उन पेंशनर को कह क्यों नहीं देते, नहीं करना है मर जाओ, आपको ऐसे ही मरना है, कह दो, हमारी मेहनत की कमाई भी खा जाओ। एक को दो दो तीन तीन पेंशन देते हो, सिर्फ आप ही के परिवार है, दूसरों के परिवार नहीं है, उनकी मेहनत नहीं है, उनका जीवन का संघर्ष, उनका बलिदान कुछ भी नहीं है। एक इंसान को 2 पेंशन देते हो, 3 पेंशन देते हो, और गरीब आदमी को उसके मेहनत का एक भी पेंशन महंगाई के हिसाब से नहीं है। अब आंखें खुल रही है कि मिनिमम मेहनताना इतना होना चाहिए। इतने सालों से क्यों नहीं समझा मिनिमम मेहनताना कितना चाहिए? मिनिमम अकाउंट बैलेंस, बैंक में मिनिमम अकाउंट बैलेंस आप तय कर सकते हो, तो लोगों की मिनिमम पेंशन आप क्यों नहीं तय करें? अकाउंट बैलेंस मिनिमम 3,000 करते हो, गरीब आदमी को बोलते हो कि पेंशन 1,000 ले। सर आपका एक दिन का, मैं तमाम आमदार खासदार मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, आपका एक दिन का खर्चा तो भी 1,000 रुपए होगा क्या? आप लोग महीने की कमाई 1,000 में गुजरान करके दिखा सकते हो क्या? आपको आपको घर का किराया भरना पड़ता है, लाइट बिल भरना पड़ता है, आपको बंगलों की, सरकारी बंगलों की, आपको गाड़ी का पेट्रोल भरना पड़ता है। मैं जानता हूं मंत्रियों को भी बहुत खर्चे होते हैं, उनको भी बच्चों को फॉरेन में पढ़ाई करवानी पड़ती है, उनको भी अपने बच्चों का राजनीतिक करियर शुरू करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है आप लोगों को भी। मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, आपके परिवार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन दोस्त, मैं तमाम मिनिस्टर से, खासदार से, आमदारों से पूछना चाहता हूं, दोस्तों हमने क्या मांग की है? हमने ऐसी क्या मांग की थी जो आपको इतना प्रोसेस लंबा करना पड़ा? आप लोग अपने न्यूज, अपना सब कुछ आप तुरंत करवा लेते हो, और गरीब पेंशनर्स को, गरीबों को आप दबा के रखते हो।
न्याय के लिए दबा के रखते हो, उनके हकों के लिए दबा के रखते हो। चलो मर गया तो मर गया, लड़ते लड़ते मर गया तो मर गया, फिर वो भी दबा दिया जाएगा। मैं देश के जनता से पूछ रहा हूं, आपकी एकजुट, आपके अंदर यूनिटी नहीं है, इसके वजह से ये ऐसे गलत रणनीतियां हो जाते। आप लोगों की ताकत जनता को मिलनी चाहिए। जनता की ताकत नेताओं को जितनी मिलती है, जनता की ताकत जनता को कब मिलेंगी? कब जनता की ताकत जनता को मिलेंगी दोस्तों? आप नेताओं को बनाते, पंतप्रधान बनाते, मुख्यमंत्री बनाते हो, खासदार बनाते हो, आमदार बनाते हो, पेंशनरों को उनके हक कब दिलाओगे आप? किसानों को उनका आगे कैसे लेके जाओगे? बेरोजगारों को आगे कैसे लेके जाओगे? सरकार नहीं आएंगी सुनने को, क्योंकि जनता डिवाइड है। जनता नेता को सुनती है, जनता को नहीं सुनती है। जनता नेता को सुनती है, जनता को जनता नहीं सुनती है, जिसके चलते ये सब गलत चीजें होती है। आगे बढ़ो दोस्तों। यू हैव टू टेक द चार्ज एंड टेल गवर्नमेंट दैट योर टॉपिक्स, योर मुद्दाज वी विल कीप असाइड एंड यू हैव टू, you are the government, you are the responsible person, you are the authoritative person, you have to take our problems first and give us justice and give us proper solutions, and then go back to your work. If the government is not listening to the people, if the government is not listening the problems of the people, then what's the use of the government? Then what's the use of the government? There is no provision in assembly that people are doing protest. अगर लोग आंदोलन कर रहे हैं, देश के अंदर इतना बड़ा तबका 65 लाख पेंशनर आंदोलन कर रहे हैं पिछले 562 दिनों से, तो सरकार का काम था अपना प्रतिनिधि वहां पे भेजना था, उनका क्या इशू है वो इशू जान लेना था, उनको न्याय देना था, उनका जो असंतोष है वो दूर करना चाहिए था। लेकिन सरकार को फर्क नहीं गिरता है, आप आंदोलन करो क्या, आप मर जाओ क्या। आंदोलनों की ताकत कब समझेंगी सरकार? अरे ये तो मौका रहता है सरकार को जनता का विश्वास जीतने का, लोकशाही को सशक्त करने का, सरकार को अपने गलतियों को एहसास करने का, अपने गलतियों में से सीखने का यह मौका रहता है कि देश की जनता आंदोलन कर रही है। सरकार के आमदारों का, खासदारों का यह काम है कि वो आंदोलनों को सरकार तक पहुंचाए, पंतप्रधान तक पहुंचाए, मिनिस्ट्री तक, अथॉरिटी एसोसिएटेड मिनिस्ट्री तक वो पहुंचाए कि देखो भाई देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और जनता हमारे से नाराज है, हमें उनकी नाराजगी समझनी चाहिए, उनका असंतोष, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ाएं समझनी चाहिए। अरे जनता की तकलीफ आप नहीं समझ सकते, जनता की पीड़ाएं आप समझ नहीं सकते, आप किस तरह की सरकार चला रहे हो? आप लोकशाही चला रहे हो क्या? यह सबसे बड़ा सवाल वहां पे उपस्थित हो रहा है दोस्तों। जनता के नाराजगी में से आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप एक सशक्त सरकार दे सकते हो। 5 साल सशक्त सरकार देना है तो जनता को समझना पड़ेगा, जनता के दर्द को समझना पड़ेगा, जनता के ऊपर हो रहे अन्याय को, शोषण को आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर वो बात आएंगी दोस्तों, तब तक वो बात नहीं आएंगी। मीडिया ने गरीबों को कब ताकत प्रदान करेंगी? एक देश का मीडिया जिस तरह से नेताओं को, मंत्रियों को, आमदारों को, खासदारों को, अभिनेताओं को, सेलिब्रिटीज को, बड़े बड़े वीआईपी लोगों को जो मीडिया कवरेज देता है, गरीबों को इतने बड़े तकलीफ को, इतने बड़े शोषण को कब कवरेज देगा मीडिया? ये बहुत बड़ा, मैं देश के तमाम जनता से बात कर रहा हूं कि ये जो भेदाभेद है, ये भेदाभेद कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए, तभी देश के अंदर एक सशक्त लोकशाही जागृत होंगी दोस्तों। बाबा साहेब ने जो संविधान दिया है उसकी ताकत को पहचानो और यूनिटी करो, और अपने सरकार को उनके गलतियों का एहसास करवाने का यह बेहतरीन मौका है। इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। हम नैक कमेटी के दर्द को समझे, उनके संघर्ष को समझे और देश के जनता को ताकत प्रदान करें, उन पेंशनर्स को वो ताकत प्रदान करें। मोदी जी, बहुत सवाल ऐसे हैं जहां पे लोकशाही में काम होना चाहिए था, अभी तक हुआ नहीं है, और इतने बड़े प्रोटेस्ट को आप लोग नजरअंदाज कर रहे हो। यह सबसे बड़ा खामियाजा, लोकशाही का सबसे बड़ा खामियाजा है, और सरकार का यह सबसे बड़ा फेल्योर कहूंगा कि इतनी मेजॉरिटी सरकार होने के बावजूद इतने बड़े आंदोलन को जस्टिस नहीं दे सकी अभी तक। इस तरह से इस केस को पेंडिंग रखा गया, हालांकि इसका न्याय 2014 में कर देना चाहिए था आप लोगों ने।
आप आंदोलन को समझो, उसकी गंभीरता को समझो, क्यों पेंशनर्स आपसे नाराज है वो समझो और सामने आओ, उनको न्याय दिलाओ। कांग्रेस पार्टी से भी अभी विनती है मेरी कि अभी तो भी वो सुधर जाए, अपने गलतियों में से सीखने का मौका है कांग्रेस पार्टी को। देश को वो सशक्त सरकार देना चाहते हैं, देश को वो सशक्त लोकशाही देना चाहते हैं, क्या ये उन पॉलिटिकल पार्टीज को समझ में आना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, चाहे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे एआईएमआईएम हो, चाहे यूडीएफ पार्टी हो, केरला की यूडीएफ पार्टी हो, या तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को आज एक क्वेश्चन है मेरा कि आप लोकशाही को जिंदा रखना चाहते हो या नहीं चाहते हो। ये बहुत बड़ा सवाल यहां पे उपस्थित हो रहा है आप सभी लोगों को। कुछ दिनों के लिए कोरोना का मुद्दा साइड में रखो, देश के जनता के समस्याओं को समझने की कोशिश करो, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करो। कब तक चलाओगे कोरोना का मुद्दा अपने हिसाब से? You have to come forward and give the justice to the pensioners. Look at their age, and look at their whole life. वो किस तरह से जीवन जिए हैं, एक बार देखने की कोशिश करो। इतनी कम तनख्वाह में इतने जिल्लतों के साथ उन्होंने जीवन कैसे गुजारा है। आपको उनके दर्द को समझना होगा, उनकी संवेदनशीलता को समझना होगा, तब जाके आप इंसान बनोगे। नहीं तो आप आमदार खासदार बन के लोगों के प्रति आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। अपने गलतियों में से सीखने की कोशिश करो। यह शोषण हुआ है, बहुत बड़ा शोषण हुआ है। पीपल नीड द पावर, बट पीपल आर नॉट रेडी टू गिव द पावर। जनता से ताकत मांगती है, जनता सरकार को ताकत प्रदान कर रही है, नेताओं को ताकत प्रदान कर रही है, लेकिन जनता अपने ही जनता को ताकत प्रदान नहीं कर रही है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती, इससे दुर्भाग्यशाली मेरे देश की ताकत और हो नहीं सकती। जनता को जनता की ताकत मिलनी चाहिए। लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन, लुक एट द सुप्रीम कोर्ट इन पेंशनरों की डेट पे डेट दे रही है। किस तरह से गुजारा होगा, इस समस्याओं का निवारण किस तरह से होगा? योगी आदित्यनाथ जी को प्रदीप श्रीवास्तव सर ने लेटर लिखा है। क्या योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उस पत्र का उत्तर आएगा? क्या स्मृति ईरानी जी जो केंद्रीय मंत्री है, वो इतनी जिम्मेदार मंत्री है, उनको भी लेटर लिखा गया है। क्या स्मृति ईरानी जी उस लेटर का आंसर करेंगी? क्या जो पीएमओ ऑफिस को इतने सारे हजारों लेटर्स लिखे गए, क्या पीएमओ ऑफिस से लेटर का आंसर आएगा? क्या पीएमओ ऑफिस जागृत है? क्या देश की जनता उनसे कुछ समस्या पूछ रही है? आपने लॉकडाउन किया है, देश बंद किया है, तो जनता अपने घरों से सवाल पूछ रही है, लेकिन आपको आंसर नहीं करना है। क्या पीएमओ ऑफिस से आंसर आएगा? क्या पेंशनर के सवालों का? क्या लेबर मिनिस्टर टीवी पे सामने आएंगे? क्या कई सवालत है। आप देखिए आप किस तरह से देश चला रहे हैं। मैं मंत्रियों से पूछ रहा हूं, मिनिस्टर से पूछ रहा हूं, आमदारों से पूछ रहा हूं, खासदारों से पूछ रहा हूं, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से, एक मेजॉरिटी सरकार के पंत प्रधान से पूछ रहा हूं, और एक देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी श्रीमान राहुल गांधी जी से, श्रीमती सोनिया गांधी जी से मैं पूछ रहा हूं, क्या वो पेंशनर्स के दर्द को समझने की कोशिश करेंगी? उनके ऊपर हुए अन्याय को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगी क्या? ठीक है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। नैक कमिटी जिंदाबाद, नैक कमिटी जिंदाबाद। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।